हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर को। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टिंग 20 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे और साथ साथ बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, सैंपल पेपर है जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 2024-25 मीन 2024 और 25 में जो एग्जाम होने वाला है, 2025 का जो एग्जाम है बोर्ड का, ये उसके लिए सैंपल पेपर बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। क्लास 10th है और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान, जो कि केवल प्रश्न पत्र है, मीन सिंगल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। पूर्णांक की अगर बात करें तो पूर्णांक 70 का होगा और यहाँ पर जो समय आपको दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट होती है। 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को यहाँ पर दो खंडों में विभाजित किया गया होगा, ए और बी में। इस खंड में वही 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे जिसको आपको AMR शीट में करना होगा और खंड बे जो होगा उसमें बाकी क्वेश्चन दिए हुए होंगे जो कि आपको अपनी नोटबुक में करने होते हैं। तो चलिए खंड ए से शुरुआत कर लेते हैं। खंड ए में यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मीन बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं जो कि 20 अंक के होने वाले हैं। आपको इनको OMR शीट में भरना होता है। देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो फ्रांस में हुआ था हमारा, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे माना था। मीन ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जो माना था वो जेयूसेपी मैस्सिनी को माना था। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ड्यूक मैटरनिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन जेयूसेपी मैस्सिनी को माना था। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी। तो सूती कपड़ा जो मिल थी उसकी रूपरेखा रखी गई थी रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। जो सूती कपड़ा मिल है उसकी रूपरेखा रिचर्ड आर्कराइट द्वारा रखी गई थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। इसका कारण क्या था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मीन जब 1928 था, 1928 के बाद 1929 आया था तो उस टाइम पे महामंदी थी। महामंदी में क्या था, सभी वस्तुओं के जो प्राइस थे, जो कीमतें थी वो काफ़ी कम हो गई थी। तो यहाँ पर भारत में भी जो गेहूं की कीमत थी वो 50% गिर गई थी, जिसका कारण महामंदी ही था। तो यहाँ पर कीमतों का गिरना जो था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसके कीमतों के गिरने के कारण भारत में भी जो थी गेहूं की कीमत 50% गिर गई थी। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी थी। मीन गुटेनबर्ग ने जो पहली पुस्तक छापी थी वो कौन सी थी। तो 1448 में गुटेनबर्ग ने बाइबिल नामक पुस्तक जो थी, जो कि ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है, इसको उन्होंने छापा था। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। मीन बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार चुनी जाती है उसका चुनाव कौन करता है। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव करता है एक ही भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले, वे ही क्या करते हैं, सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? मीन कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि संघीय सरकार को प्रदर्शित नहीं करता? तो संघीय सरकार को प्रदर्शित ना करने वाला लक्षण यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीयकरण, बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। जो शक्तियों का केंद्रीयकरण है वो संघीय सरकार से संबंधित नहीं होता। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है। मीन कौन सा ऐसा पॉइंट है यहाँ पर जो कि लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं माना गया? तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो श्रम का लैंगिक विभाजन इससे भी क्या होती है, लैंगिक असमानता को बढ़ावा मिलता है, जैविक बनावट से भी मिलता है, और समाज का पितृ प्रधान होना, तो ये भी क्या होता है, लैंगिक असमानता को ही बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया बढ़ावा ना देने वाला कौन सा है? तो महिलाओं में साक्षरता की कमी जो है वहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। महिलाओं में साक्षरता की कमी होना जो है वो लैंगिक असमानता का कारण नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर कहा गया है सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है। मीन सांप्रदायिकता कब उत्पन्न होती है, उसकी समस्या कब शुरू होती है? तो सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। मीन अगर धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तो क्या होती है, सांप्रदायिकता की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? मीन कौन सा ऐसा संघ है जो कि सूची का विषय, यहाँ पर संघ सूची का विषय कौन सा पॉइंट यहाँ पर नहीं है? तो शिक्षा जो होती है वो संघ सूची का विषय नहीं होती है, बल्कि प्रतिरक्षा, मुद्रा और विदेश मामले सभी क्या होते हैं, संघ सूची का विषय होते हैं, लेकिन शिक्षा जो होती है वह संघ सूची का विषय नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? मीन पंजाब में जो भूमि संकुचन होता है उसका मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि संकुचन का जो मुख्य कारण है वो है वहां पर अधिक सिंचाई का होना। मीन बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर 12 में पूछा गया है निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। मीन आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैच करना है और मैच करने के बाद नीचे जो सही विकल्प दिया गया है उसको यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पर भांगड़ा नांगल बांध दिया हुआ है, तो भांगड़ा नांगल बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। मीन के का तो हो जाता है थर्ड, तो के का थर्ड हमारे पास ए या सी में हो सकता है। इसके बाद हीराकुंड जो होता है, हीराकुंड बना होता है महानदी पर। मीन खे का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो खे का अगर हम फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर सी वाले में दिखाई दे रहा है, तो कुल मिला के हमारा जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मीन के का जो है वो थर्ड हो जाएगा। मीन भागड़ा नांगल जो होगा महानदी पर सतलुज पर बना हुआ है। हीराकुंड जो है वो महानदी पर बना हुआ है, और सरदार सरोवर जो है बांध जो है वो नर्मदा नदी पर, और टिहरी बांध जो है वो बना हुआ है भागीरथी नदी पर। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप यहाँ पर पूछा गया, तो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप होता है मछली पकड़ना भी होता है, कृषि भी होता है, और डेयरी भी यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप ही माना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जो क्रियाकलाप नहीं है वो क्या है, गुड़ बनाना। और केवल गे ऑप्शन यहाँ पर कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन था वो यहाँ पर गे सही था। तो यहाँ पर ऑप्शन तो कोई नहीं दिए गए, तो हम यहाँ पर गे वाला ऑप्शन मानेंगे। मीन अगर ये और नीचे वाले विकल्प ना दिए जाए तो आप गुड़ बनाना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को जो है वो उद्यम के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है भूषरण से क्या तात्पर्य है। तो भूषरण का तात्पर्य होता है भूमि का अनुपजाऊ होना। मीन ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर पूछा गया है
निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय की भागीदारी नहीं करता? मीन कौन सा ऐसा सामुदायिक तरीका है यहाँ पर संरक्षण का जो कि सामुदायिक की भागीदारी को नहीं दर्शाता है? तो वो होता है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। मीन डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? तो व्यापार अवरोधकों जो का लक्षण नहीं है वो क्या है? यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर सही जगह। जो विश्व व्यापार संगठन है वो व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देते हैं, जो सी ऑप्शन है ये लक्षण नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर पूछा गया है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनके विकास के लिए कौन सा लक्ष्य यहाँ पर सही है? तो उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य देना। जब वे कृषि है तो उपज का तो मतलब ही नहीं यहाँ पर बनता। उनके बच्चों को विदेश में बसाया जाना, तो ये भी कोई सही आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन यह दिया हुआ है अधिक मजदूरी देना, तो यहाँ पर ये सही ऑप्शन बन जाएगा हमारा सी। तो भूमिहीन जो ग्रामीण मजदूर हैं उनके विकास के लिए उनको अधिक मजदूरी देना जो है वो आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत जो कि हम काफी पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे ऊर्जा स्रोत, तो भूतापीय ऊर्जा जो है यहाँ पर परंपरागत स्रोत नहीं है। कोयला और पेट्रोल का यूज तो काफी टाइम से किया जा रहा है, तो भूतापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत स्रोत में नहीं माना जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में यहाँ पर पूछा गया है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है? मीन वैश्वीकरण से जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वे क्या करती है? वे निवेश वृद्धि करती है। मीन ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो ये कुछ 20 क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सैंपल पेपर में दिए हुए थे। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है और सेक्शन बी में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको अपनी नोटबुक में राइट करने होते हैं, जो कि आपको एग्जाम कॉपी मिलेगी, आपको उसमें लिखने होंगे। चलते हैं इसको भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण बताइए। मीन महामंदी के 2 कारणों का आपको यहाँ पर वर्णन करना है कि महामंदी प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्यों हुई थी। इसके बाद इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, मतलब कि दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। दिया हुआ है यहाँ पर 1928 से 1934 के बीच होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव की व्याख्या करनी है। मीन जो महामंदी हुई थी उससे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार से प्रभावित हुई थी, आपको इसके बारे में यहाँ पर उसके 2 प्रभाव का वर्णन आपको करने के लिए कहा गया। तो ऊपर वाला क्वेश्चन या फिर 2, ये इनमें से कोई एक करना होगा आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का कारण सहित पुष्टि कीजिए। मीन एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है, तो इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। ये भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया हुआ है, वर्तमान परिक्षेप्य में जाति में राजनीति और राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। मीन जाति में राजनीति होती है और राजनीति में ही जाति होती है, इस कथन की आपको व्याख्या करनी है। ये आंसर आपको देना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर पूछा गया है, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इसके 2 कारण बताइए। मीन आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा है उसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, किन्हीं 2 कारणों का आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। अथवा में इसके भी दिया हुआ है। यहाँ पर पूछा गया है, परिवहन और संचार के साधन जो है वह किसी भी देश की जीवन रेखा क्यों माने जाते हैं। मीन किसी भी देश का जो मेन विकास होता है वो परिवहन और संचार पर किस प्रकार से निर्भर करता है, आपको 2 कारण यहाँ पर बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन 4 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंध करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को, मीन जो खर्चा उसमें लग रहा है उसको कम करने के लिए क्या प्रबंधन करती है, किसी 2 पॉइंट को आपको यहाँ पर बताना है। अथवा में अच्छे बाजार के 2 लक्षण आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है, तो दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। मीन अथवा में एक करना होता है आपको। इसके बाद वर्णनात्मक में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको 150 शब्दों में लिखने होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, इसके 2 कारण लिखिए और इन्हें क्यों स्थगित कर दिया था।
मीन असहयोग आंदोलन क्यों चलाया था, 2 कारण बताने हैं उसके, साथ साथ उसे स्थगित करने का भी आपको यहाँ पर कारण बताना है। तो ये लॉन्ग में दिया हुआ है, 150 शब्दों में इसका आपको आंसर देना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे, असहयोग आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ये आप जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है और महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का वर्णन करना। तो दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर पूछा गया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतंत्र में राजनीतिक दल होते हैं इनकी क्यों आवश्यकता है, और साथ साथ उन दलों के 4 कार्यों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी और वैध शासन की व्यवस्था देता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मीन लोकतंत्र के बारे में आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो 7 में यहाँ पर पूछा गया है मृदा अपरदन के बारे में। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है और मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन आपको यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है कि भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए और पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, किसी भी 2 का यहाँ पर उल्लेख करने के लिए कहा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर कहा गया है, असंगठित क्षेत्र के कृषि सामाजिक भेदभाव का शिकार है, किसी 3 कारकों का वर्णन कीजिए। जो असंगठित कृषि क्षेत्र है उसके जो श्रमिक हैं वो सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं, इसके 3 कारण आपको यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। अथवा में यहाँ पर पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक क्या है और मानव विकास को नापने के लिए प्रमुख अवयव कौन कौन से होते हैं, उसका भी आपको वर्णन यहाँ पे करने के लिए कहा गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। आपको मानचित्र दिए जाएंगे, आपको मानचित्र में क्या होगा, इनको दर्शाना होगा। जैसे यहाँ पर पहला कहा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा चित्र में डॉट के चिन्हों के द्वारा यहाँ पर दर्शाइए। सही नाम और अंकन हेतु आधा आधा अंक यहाँ पर निर्धारित है। मीन सही नाम के लिए आपको आधा नंबर मिलेगा और आधा नंबर मिलेगा आपको सही पोजीशन देने के लिए उसकी। जैसे पूछा गया है कि वे स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये कहाँ पर हुआ था, ये बताना है आपको और उसको प्रदर्शित करना है मानचित्र में। तो ये अमृतसर में हुआ था। इसके अलावा खे में यहाँ पर कहा गया वे स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक बनाया था। तीसरे में पूछा गया यहाँ पर वे स्थान जहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। 4th में पूछा गया है वे स्थान जहाँ पर सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया गया था और वे स्थान जहाँ पर दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो आपको इन सभी का आंसर पता होने चाहिए, इनको मानचित्र में कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन है आपको वो भी दर्शानी होगी। इसके अलावा इसी के नीचे यहाँ पर दृष्टिबाधित लोग परीक्षार्थी के लिए भी इनके सिर्फ आंसर पूछे गए हैं कि वो मानचित्र का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इनका आंसर लिखेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर फिर से मानचित्र आ जाता है और यहाँ पर कहा गया है दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। फिर से भारत का मानचित्र आपको दिया जाएगा और यहाँ पर आपको इन चीज़ों को दर्शाना होगा। जैसे पश्चिम बंगाल का एक उद्यान है उसको आप इस चिन्ह के द्वारा दर्शाएंगे, जैसे यहाँ पर ये चिन्ह दिखा रखा है। नर्मदा नदी पर बना हुआ कोई बांध है तो उसको इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। महानदी को आपको दर्शाना है मानचित्र में इस तरीके से। झारखंड का कोई जो कोयला क्षेत्र होगा उसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है और भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन को इस तरीके से आपको दर्शाना होगा। तो मानचित्र में ये साइन बताकर आपको उनकी स्थिति को दर्शाना है, नाम उनका लिखना है। इसके अलावा दृष्टिबाधित के लिए भी यहाँ पर मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर था जो कि सामाजिक विज्ञान का बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी जो क्वेश्चन पेपर है उनके मॉडल पेपर देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।